नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। तो आज हम लोग कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आदिवासी दीकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना। तो आइए शुरू करते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँवों में घूमते देखा गया। बात है 1895 में। बिरसा नाम का एक व्यक्ति है जो कि झारखंड में छोटा नागपुर नामक एक जगह है, उस स्थान के जंगलों में और गाँवों में घूमते हुए देखा गया था। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उसको दीकुओं का मतलब होता है बाहरी लोगों, तो दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। तो आइए हम सुनते हैं बिरसा के बारे में। बिरसा के बारे में क्या बताया गया है, यह कौन सा चमत्कारी आदमी है, इन्होंने क्या किया। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह होती है जो कि छोटा नागपुर में रहती है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी जो कि संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी जो परिचित जीवन पद्धति थी वो नष्ट होती जा रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था। तो जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे, आइए देखते हैं। उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसी ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। यहाँ पे जो चित्र एक दिया गया है वो उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। ये चित्र को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे पिछले साल आपने आदिवासी समूह या समाज के बारे में पढ़ा था। यानी कि हमने एनसीईआरटी कक्षा 7 में हमने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था, ये बताया जा रहा है। तो ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों में बहुत अलग थी। जो कबीले के रीति रिवाज थे और जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज थे उनसे बहुत अलग होती थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारों लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। जो कबीले के लोग रहते थे वो अपने कुटुंब के बंधन में बंधे होते थे, लेकिन इनका यह मतलब नहीं होता था कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक या सामाजिक फर्क नहीं था। यानी कि इनके बीच आर्थिक और सामाजिक फर्क भी होता था। तो आइए पढ़ते हैं जनजाति समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। तो किस तरह के थे देखते हैं। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी कि घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। तो झूम खेती जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर यानी कि ज़मीन पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई जो राख होती थी उस राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। उसके बाद इस राख में जो पोटास होती थी उस पोटास से मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरस देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। इस तरह से इनकी खेती होती थी। इसके अलावा क्या करते थे, जब वे एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। तो ये घुमंतू थे, एक स्थान पर टिकते नहीं थे। एक स्थान पर कुछ समय तक टिके, वहाँ खेती की, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर वे चल पड़ते थे। ऐसे इनका जीवन यापन होता था। जहाँ से उन्होंने
जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। तो परती का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल क्या होता है? साल एक पेड़ होता है। महुआ एक फूल होता है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय या जंगली पट्टियों में ही रहते थे। जो घुमंतू किसान थे वो पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय इलाके या जंगली वाले इलाकों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों का इस्तेमाल पर आधारित थी। तो इनका जीवन कैसा था? आदिवासी समुदाय का जो जीवन था वो जंगलों में रहते थे और बिना रोक टोक के आवाजाही की होता था। इसके अलावा फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित होती थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। आगे देखते हैं, इनमें से जो जनजाति थे उसमें से कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो देखते हैं कि ये क्या थे। यहाँ चित्र 2 दिया गया है जो कि डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएंगी, जैसा कि आपने आज के समय भी पत्तल देखा होगा। तो पढ़ते हैं कुछ शिकारी और संग्राहक। तो बहुत सारे इलाकों में जनजाति समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय यानी कि खोंड जनजाति इसी तरह की एक समुदाय होती थी। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे, यानी कि ये जो जनजाति थी ये समूह में शिकार करने के लिए निकलती थी और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ जैसे बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों को और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश जैसे फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड जनजाति के लोगों से ही कहा करते थे। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ें की अदला बदली से काम चला लेते थे। तो जब इन्हें किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वे चीज़ों की अदला बदली करके अपना काम चलाते थे। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें भी ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था। तो उनकी जो मुट्ठी भर आमदनी होती थी यानी कि थोड़ी सी जो आमदनी होती थी उनका सहारा लेकर वे अपनी ज़रूरी वाली चीज़ों को खरीद लेते थे। उनमें से कई लोग आसपास के गाँवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ होता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए भी ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। तो जो मध्य भारत की बैगा जनजाति थी वो दूसरों के लिए काम करने से कतराती थी। बैगा खुद को जंगलों की संतान मानते थे। बैगा स्वयं को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन और आदिवासी को कर्जा देते थे। तो जो सूदखोर महाजन होते थे वो आदिवासियों को कर्जा भी देते थे, लेकिन उनका जो ब्याज होता था वो बहुत अधिक होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। तो यहाँ चित्र 3 दिए गए जो कि भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोटिया, सहरिया, भील और संथाल, मुंडा, उराव, खासी, नागा, बैगास, बंजारा, गोंड, बंजारा,
कोया, बंजारा, गोंड, ये सारे क्या है जनजाति समुदाय के इलाके हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर पालते थे, तो कुछ ऐसे जनजाति थे जो कि जानवर पालते थे। आइए देखते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे और जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। तो जो आदिवासी समूह जानवर पालते थे और उन्हीं के सहारे अपनी ज़िंदगी चलाते थे, तो वे क्या करते थे कि वे अपने मवेशियों को या भेड़ों को यहाँ से वहाँ तक ले जाते थे। लेकिन जब एक जगह पर घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरेड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम यहाँ देखते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। यहाँ दिया गया है बेवड़ क्या होता है। तो बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। आगे देखते हैं। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। ठीक, वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल भी करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्य को मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। तो जो कुल के सभी सदस्य होते थे उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। किनको? उन्हीं आदमी को मूल निवासी का वंशज माना जाता था जो सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ करता था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी हो जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। तो ब्रिटिश लोग किस जनजाति को सभ्य मानते थे? गोंड और संथाल, क्योंकि वे एक ही जगह रहकर अपनी जीवन यापन करते थे। तो जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। आगे, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? तो आइए देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव कैसे आया। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उसके पहले आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के जो मुखिया होते थे उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन पर एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्होंने कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई। तो जो मुखिया होते थे उनका ज़मीन पर मालिकाना तो रहा, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद उनकी जो शासकीय शक्तियाँ थी वो छिन गई थी, यानी कि छिनती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे उनका नष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा था। तो और उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम थे जनजातियों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था।
अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों के अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास तो ताकत होती थी, अब वह नहीं रही, क्योंकि ब्रिटिश शासक उनकी शक्तियाँ छीन लिए। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। चित्र 5 जो कि दिया गया है, पूर्वोत्तर के निस्सी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर यहाँ दिखाया गया है। और यह घर जब बनाए जाते थे तो पूरा गांव इसको बनाने में मदद करता था। यह चित्र दिखाया गया है जो कि इतना क्लियर नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। तो ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जहाँ लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। तो ऐसे जनजाति, ऐसे समूह से अंग्रेज़ काफ़ी परेशान होते थे, जो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। तो जो आदिवासी एक जगह रह के अपना जीवन यापन करते थे, खेती करते थे, अंग्रेज़ों को उनको अपने नियंत्रित में करना आसान होता था। इसलिए वे सोचते थे कि आदिवासी लोग एक ही जगह अस्थायी रूप से रहें। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। उसके फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया, जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में आप लोगों ने पढ़ा है। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जो झूम काश्तकार थे उनको अस्थायी रूप से बसाने की जो कोशिश थी अंग्रेज़ों को, वह कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीना दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगलों के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। यहाँ चित्र आपको दिखाया गया जो कि चित्र 6 है। यहाँ गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतों को दिखाया गया है। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट कर दिया गया और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। आगे हम पढ़ेंगे कि वन कानून और उनके प्रभाव। तो वन थे उनके कानून क्या थे और उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा करती थी। तो उन्होंने जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था और इसके अलावा उन्होंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी, यानी कि उन्होंने कुछ जंगलों पर आरक्षित वन घोषित किए थे। क्यों? क्योंकि वो जो जंगल होते थे उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें होती थी, वहाँ से इमारती लकड़ी पैदा होती थी जो कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी। इन जंगलों से लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खुद झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं होती थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो अब ये क्या करेंगे, मजदूरों का अरेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने
इन्होंने क्या किया देखते हैं। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं कि स्लीपर क्या होता है। लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगलों में ज़मीन के छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने के लिए भी छूट होगी। बेशर्तों गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए झूम काश्तकारों को जंगल के ज़मीन पर खेती करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी उनकी। उन्हें ज़रूरत किस चीज़ के लिए थी? उन्हें ज़रूरत इसलिए थी कि उन्हें मज़दूर चाहिए होते थे। तो उन्होंने शर्त लगाई कि जो काश्तकार हैं उन्हें गांव में रहने वाले जो वन विभाग है उनके लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिया। आगे यहाँ दिया गया है कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन था। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। तो बहुत सारे ऐसे जनजाति थे जिन्होंने औपनिवेशिक जो वन कानून लागू किए गए थे उसका विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार भी कर दिया और उन्हीं के तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। तो जो उन्हीं के तौर तरीके यानी कि जो जनजाति के तौर तरीके थे वे अपने तौर तरीके से चलते रहें, लेकिन जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। आदिवासी के जो तौर तरीके थे उन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने ही तौर तरीके पर चलते रहे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो इसे याद रखेंगे कि 1906 में कौन सा विद्रोह हुआ था? सोंगम संगमा द्वारा असम में हुआ था और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था। ये डेट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे व्यापार की समस्या। यहाँ चित्र 8 दिया गया है जो कि गोदारा औरतें बुनाई करती हुई यहाँ पे दिखाया गया है। ये बुनाई करती हुई औरतों को दिखाया गया है। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। 19वीं शताब्दी के दौरान यह पाया गया कि जो जनजातीय समूह थे वे जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे। तो 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि जो हमने गलत बता दिया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने यह देखा कि जो व्यापारी है, जो महाजन है, वो जंगलों में बहुत जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। तो यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। झारखंड में स्थित हजारीबाग नामक एक जगह है, वहाँ पे रहने वाले जो संथाल जनजाति थी वे रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत
मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेशम का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें कितनी कम कीमत मिल रही है, जबकि जो बिचौलिया हैं उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिल रहा है। तो जिनकी मेहनत ज़्यादा लग रही है उन्हें कम कीमत मिल रहा है, जिनकी मेहनत नहीं लग रही है, नाम मात्र लग रही है, उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वे व्यापारियों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। यहाँ चित्र 9 दिया गया है, चटाई बुनती 1000 यहाँ चित्र 9 दिया गया है जो कि चटाई बुनती एक हजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे औरत अपने बच्चों को साथ में लेकर काम कर रही दिखाया गया है। यहाँ चित्र 10 है जो कि बिहार की कोयला खनि 1948 का है। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक था, वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। आगे हम पढ़ेंगे काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में यानी कि 19वीं शताब्दी के लास्ट में से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो खनन उद्योग थे वो एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गए थे। इसके अलावा असम के जो चाय बागान थे, झारखंड में जो कोयला खदान थे, वहाँ पर काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती भी होने लगी थी। इन लोगों को एक ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें घर वापस भी लौटने नहीं देते थे। तो इनके साथ देख सकते हैं कि कितनी जाति हो रही है। आगे नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार में लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। तो आइए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है कि 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोह आप याद रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट पूछा भी गया है। 1831 से 32 में कौन सा विद्रोह हुआ? कोल विद्रोह। और संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। मध्य भारत में 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह जो कि 1940 में हुआ। तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिरसा जिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। बिरसा का जो जन्म हुआ था 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम करने की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। तो बिरसा के जो समुदाय थे वे समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग यानी कि बाहरी लोगों से, दीकुओं का अर्थ होता है बाहरी लोगों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद होते थे, तब यह बात होती थी।
सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूलों में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं तो बिरसा वे ईसाइयों से बात करते हुए सुन रहे हैं कि जो मुंडा समुदाय है वह स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार को वापस पा सकता है, लेकिन कब? तब जब वह ईसाई बन जाए और अपनी खास आदतें छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया, उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में ही बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे यह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेड़ पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। तो वैष्णव क्या होता है? विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। अंग्रेजी की जो भूनीति थी, मुंडा जनजाति की परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। तो इन्हीं सब के खिलाफ वे आंदोलन चला रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। आगे है 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा ने, जो बिरसा के समर्थक थे, बिरसा के समर्थन जुटाते हुए 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि द्विकु और यूरोपियों, जो कि बाहरी लोग थे, को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी द्विकु और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थानों और चर्च पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा भी बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो बिरसा राज का प्रतीक क्या था? सफ़ेद झंडा। इसे भी याद रखेंगे। आगे है सन 1900 में बिरसा की हैजे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया।
यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला था, इसने औपनिवेशिक सरकारों को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा कारण क्या था, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो ये रहा बिरसा का जीवन संघर्ष और उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया, आंदोलन कैसे चलाए, आंदोलन कब से कब तक रहा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में, हमें नकदी की क्या ज़रूरत है। आइए देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजारों के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं कि नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूँ काम, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसल अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। ये है कोहेन, क्लार्क एवं हालवेल संख्या दी इकोनॉमिक्स ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर 1970 की है, में उद्धत एक गीत पर आधारित है। तो ये हमारा चैप्टर था। चैप्टर हमारा समाप्त हुआ यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम देखेंगे इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।